हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में और ये मेरे लिए पार्ट 5। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उस वीडियोस को जरूर देख ले, आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हम फिर से इस वीडियो को शुरुआत से देखने वाले हैं इस चैप्टर को, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कभी भी आपको जो पढ़ना होता है कॉलेज के लिए वो सिर्फ एक मतलब कि नॉर्मली आप ये नहीं कि सिर्फ एक दो टॉपिक्स पढ़ लिए या फिर 10-15 लाइंस पढ़ ली और आपने अपना पेपर पूरा क्लियर कर लिया। मेनली कॉलेज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10-10 14-14 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें आपको कम से कम एक-एक दो-दो पेज आंसर लिखने होते हैं। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ और इसलिए मैं आपको ये सारी पीपीटीज वगैरह दिखा रही हूँ ताकि आप ये इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक बार वीडियोस को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, जिसके कारण आपको जितने भी जो पॉइंट्स वगैरह है वो इजीली याद हो जाए और आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो ताकि आप कॉलेज में आके कभी भी मतलब कि ये ना हो कि आपके पास पॉइंट्स नहीं है लिखने के लिए या फिर आपके पास कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या लिखूं। तो इसलिए मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और ये है पार्ट 5। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसमें मेनली देखने वाले हैं नेशनलिज्म में, तो ये इंट्रोडक्शन है पूरा। फिर हम देखने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में, नॉन कॉपरेशन के बारे में और मेनली हम डिफरेंट वुमेन्स के बारे में देखने वाले हैं कि मतलब कि वुमेन्स के मूवमेंट्स के बारे में और मेनली लोगों ने आखिर पार्टिसिपेट जो इतनी सारी मूवमेंट्स में किया वो क्यों किया और उनमें इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे है कि भाई सब लोगों ने इतना अच्छे से मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया और इंडिया को एक टाइम पे इंडिया जो था वो आजाद हो गया। तो चलिए इसी के साथ आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो नेशनलिज्म जो है वो एक लॉयलिटी है और डिवोशन है टुवर्ड्स द नेशन। मतलब कि आप एक लॉयल हो और एक डिवोशन हो कि भाई हाँ आपका देश आजाद होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं नेशनलिज्म। या कोई भी काम करने के लिए अगर पूरे कंट्री में यूनिटी अगर रहती है तो उसी में मेनली कहेंगे नेशनलिज्म। हम मेनली इसमें पढ़ने वाले हैं कि भाई 1920s की स्टोरीज लेने वाले हैं और बाकी स्टडी करने वाले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में और सिविल डिसोबीडियंस के बारे में और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन दिस मूवमेंट्स उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये छोटा सा एक मतलब की इमेज दिखाई गई है जिसमें महात्मा गांधी ने अपना एक कोट बोला है जो कि मिली है, बिटवीन द टू द नेशनलिस्ट एंड द इंपीरियलिस्ट देयर इज नो मीटिंग ग्राउंड। तो अगर एक जगह नेशनलिस्ट है तो दूसरी जगह इंपीरियलिस्ट होगा, जो कभी भी मीट नहीं कर सकते, कभी भी इक्वल और कभी भी मतलब आस पास नहीं रह सकते हैं। इसमें हम मेनली पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो मैंने आपको जैसे बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुई थी वो 1914 में हुई थी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारी इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था, तो सिर्फ इसमें हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बाकी आपके सारा जो मटेरियल है वो आपके इंग्लिश में पूरा प्रोवाइडेड है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुई थी वो 1914 में हुई थी और इंडिया जो था वो अंडर उस समय ब्रिटिश रूल के था। उस समय बहुत ज्यादा डिफेंस में एक्सपेंडिचर में जो कि मतलब कि आर्मी पे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था और इसी के कारण जो टैक्सेस जो थे वो बढ़ाए जा रहे थे। अब हम सोच रहे थे कि अगर आर्मी में खर्च हो रहा है तो टैक्सेस क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेन था आर्मी में इसलिए खर्च हो रहा था क्योंकि 1914 एक ऐसा टाइम था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है इसका कारण यह है कि भाई अब कुछ ना कुछ लड़ाई होगी। इसका मतलब फिर ये भी हुआ कि भाई आर्मी को कुछ ना कुछ तो चाहिए, सामान चाहिए कि जिससे कि वो दूसरी कंट्री से या फिर दूसरी सेकेंड अपोजिशन जो है उसकी वो उससे लड़ सके। तो इसीलिए टैक्सेस जो थे वो बढ़ा दिए गए थे कि ताकि डिफेंस एक्सपेंडिचर और ज्यादा बढ़ा दिया जाए और जो आर्मी थी वो अच्छे से लड़ सके और अपनी कंट्री को जिता सके। टैक्सेस जो थे वो बहुत सारे इंक्लूड कर दिए थे जैसे कि इनकम टैक्स। इसका मतलब ये था कि जिस इंसान को भी गवर्नमेंट इनकम मिलती है उसे कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटीज भी इंक्रीज कर दी गई थी। कस्टम ड्यूटीज मतलब कि जो इंसान की नॉर्मल ड्यूटीज है उसे और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। क्रॉप फेलियर बहुत ज्यादा होने लग गए थे और वो भी बहुत सारी स्टेट्स में, मतलब कि इंडिया के बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारी जगहों पे, और इसी के कारण फूड की जो थी वो कमी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनली जो शुरू हुई थी वो मेनली हुई थी 1913 में और मेनली जो एंड हुई थी 1918 में हुई थी। पर अगर आप पेपर में कभी भी लिखते हैं तो 1913 टू 1918 लिखेंगे, पर अगर आपसे ये पूछा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई थी तो वो आप लिखेंगे 1914। पीपल ने बहुत सारा मतलब जितने भी लोग थे उन्होंने मेनली होप किया था कि जो भी हार्डशिप है, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो आखिर मतलब कि एंड ऑफ द वॉर सुलझ जाए, बट दैट डिडंट हैपन। पर जब जो वॉर थी वो एंड हो गई थी और एक की लड़ाई भी हो गई थी
तो मैंने आपको बताया मतलब कि जो एक जो टीम थी मतलब कि किस जगह कौन सी जो जगह थी वो डिफीट हुई थी, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था पार्ट 1 या पार्ट 2 में, तो आप उस पार्ट्स को जरूर देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसकी डिफीट हुई थी। अगला मैं आपको बता दूं, ये इमेजेस है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, जो कि ये दिखा रखी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, क्रॉप फेलियर कितना ज्यादा हो रहा था उसकी इमेजेस दिखा रखी है, और ये जो हमारे मेनली हम कह सकते हैं सैनिक थे, जो सैनिक्स को बहुत ज्यादा चोट वगैरह लग रही थी, तो उनकी इमेजेस है। अगला है सत्याग्रह का आइडिया क्या था और मेनली मतलब सत्याग्रह क्यों लॉन्च हुआ था। सत्याग्रह का मेनली आइडिया ये था कि भाई हम लड़े, पर ये नहीं कि हाथों से लड़ रहे हैं, मार मार के एक दूसरे को इतना मार दिया कि भाई वो मर गया, इस टाइप से नहीं सत्याग्रह होता। सत्याग्रह वो होता है कि अगर आप सच्चाई के लिए और इनजस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, तो आपके मतलब कि हम बात करें तो सत्याग्रह एक ऐसा आइडिया है बाय विच जो फाइट है हम लड़ सकते हैं विद ट्रुथ, मतलब कि हम सच्चाई के साथ और इनजस्टिस के अगेंस्ट। और हमारे को उसके लिए कोई भी ये नहीं है कि हमारे को मुक्का मारना होगा या किसी को मारना होगा, मेनली हमारे को मारने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ स्ट्राइक्स करो, या फिर जैसे होते हैं ना हम कहते हैं कि भाई आज हम रैली निकाल रहे हैं, उस टाइप की चीजें होती है सत्याग्रह में। महात्मा गांधी जो थे वो इंडिया में वापस आए थे 1915 में, और वो मेनली कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से। ही इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट, ही स्टे इन साउथ अफ्रीका, तो मेनली उन्होंने पहले सत्याग्रह जो था वो साउथ अफ्रीका में भी चलाया था, और वैसे ही उन्होंने आते ही इंडिया में सत्याग्रह का जो आइडिया था वो लॉन्च कर दिया। ही ऑर्गेनाइज्ड सेवरल सत्याग्रह इन इंडिया, बहुत सारे उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करे थे इंडिया में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। एक था चंपारण सत्याग्रह जो कि हुआ था 1916 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई थी वो थी 1918 में, और एक हुआ था खेड़ा मूवमेंट जो हुआ था 1918 में। पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर कभी भी आप पेपर के लिए लिखते हैं मतलब कि जो खेड़ा मूवमेंट जो था वो 1917 में हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1917 में खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। पर कभी भी आप पेपर में अगर लिखते हैं तो आपको एक चीज याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह कभी भी आप लिखेंगे पेपर में तो कभी भी 1916 नहीं लिखेंगे, उसके लिए आप हमेशा लिखेंगे 1916 टू 1917, मतलब कि जो डैश डाल के बीच में 1917 ये आपको जरूर लिखना है, क्योंकि पेपर जो मतलब जो टीचर्स चेक करते हैं कई बार उन्हें ये होता है कि नहीं भाई चंपारण मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो 1917 में हुआ था, मेन तो ये जो 1916 के एंड में हुआ था और ये 1917 तक जाके खत्म हुआ था, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो 17 तक भी मानते हैं, तो इसलिए अगर आप 1916 लिखेंगे और हो सकता है 1917 आंसर हो, तो मैं आपको यहाँ पे कट कर दे, टीचर्स आपका कट कर दे, तो इसलिए आप कभी भी सत्याग्रह के लिए लिखेंगे चंपारण सत्याग्रह के लिए तो हमेशा लिखेंगे 1916 टू 1917। तब ये है सत्याग्रह इन इंडिया की इमेजेस। एक महात्मा गांधी ने क्या बोला था, सत्याग्रह डज नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड हेल्प, कि भाई बाहर वाले लोगों की हमारे को हेल्प की जरूरत नहीं है सत्याग्रह के लिए, इट ड्राइव्स ऑल इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन, कि हमारे को सिर्फ अपने लोगों की जरूरत है, अगर अपने लोग साथ होंगे तो सत्याग्रह हमेशा से मतलब कि और ज्यादा बढ़ता जाएगा, मतलब एक साथ यूनिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये चंपारण मूवमेंट की इमेजेस भी आपको दिखा रखी है। अगले इसमें रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट क्या था, जो रॉलेट एक्ट था वो एक ऑथराइज्ड है बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, मतलब कि रॉलेट एक्ट जो शुरू किया था वो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किया था, वो मेनली क्यों किया था, वो मेनली उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगता था कि भाई हमारे पास सारी अपर मोस्ट पावर है, हम ही सबसे बड़े लीडर है, तो इसलिए उन्होंने रॉलेट एक्ट इशू कर दिया, जिसमें मेनली 2 साल के लिए आप किसी भी इंसान को, हम कह सकते हैं इंडियन को या फिर इंडिया में जितने भी लोग थे, कोई भी इंसान को आपको अगर लगता है कि नहीं भाई ये इंसान बेकार है, ये इंसान गलत है, या फिर ये इंसान मेरे खिलाफ बोल रहा है, तो आपने उसको सीधा वहां से उठवाकर जेल में डलवा सकते हो, वो भी 2 साल के लिए, जिसमें कि उस इंसान को ना कोई कोर्ट में वो देनी पड़ेगी कि भाई जो जिसने भी जैसे ब्रिटिशर्स ने जैसे कि उस इंसान को कोर्ट में जेल में भेज दिया, तो वो कभी भी इंसान कोर्ट में जाने के लायक नहीं है उस हिसाब से। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू कर दिया था 1919 में, ताकि जो रॉलेट एक्ट है उसे खत्म किया जा सके। इसमें जो रॉलेट सत्याग्रह जब ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें मेनली शॉप्स जो थी उन्हें क्लोज कर दिया गया था, रिलीज जितनी भी थी वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो रही थी, और मोस्ट ऑफ जो पीपल थे वो मेनली स्ट्राइक्स पे चले गए थे, कि भाई हम कहते हैं ना कि भाई आज मैं 10 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि गवर्नमेंट मेरी बात नहीं सुन रही है, तो उसे मेनली कहते हैं स्ट्राइक्स। अगला इसमें रॉलेट एक्ट के बारे में ही मेनली, टू क्रश द मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट मार्शल लॉ, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ में मेनली क्या था कि कोई भी इंसान अपने घर से नहीं निकल सकता, और मेनली 2 से ज्यादा लोग एक बारी में एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो जनरल डायर ने इसमें अपनी कमांड ले ली थी, और उनको पता था कि भाई इस समय जो जलियांवाला बाग अमृतसर में है वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और मेनली बैसाखी फेयर के लिए,
तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीधा ओपन फायरिंग शुरू कर दी थी ऑन, मतलब कि मेनली 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी फेयर था और जो कि मेनली ऑर्गेनाइज किया गया था जलियांवाला बाग अमृतसर में। जनरल डायर ने ऑर्डर कर दिया कि जितने भी गेट्स है उन सबको क्लोज कर दो। तो अब मेन तो भाई लोगों को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि मेन था भाई गेट्स क्लोज हो गए, ये क्या मतलब बनता है। पर उन लोगों को ये नहीं पता था आगे उनके साथ होने क्या वाला है। ही ओपन फायर ऑन द क्राउड, उन्होंने खोले आम सबके ऊपर गोलियां मारनी, मतलब कि सबको गोलियां मारने से मतलब शूट करना शुरू कर दिया। इसके कारण 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ इंडियन पीपल डाइड, जो कि मेरे इंडियन थे। इसे आपको ये बताना चाहिए, हंड्रेड्स ऑफ इंडियन डाइड। कभी भी ये नहीं देखा होगा आपने कि भाई ब्रिटिशर्स बाद में बोलते थे कि गलती हो गई गलती हो गई, पर ब्रिटिशर्स जब भी कोई काम करते हैं कभी भी ब्रिटिशर्स की डेथ नहीं होती है, इंडियंस की ही डेथ होती थी। इंडियंस जो थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अटैक करना गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, और इसी कारण के चक्कर में कि भाई इतना ज्यादा जो वायलेंस फैल रहा था, इसी कारण के चक्कर में महात्मा गांधी को अपना जो रॉलेट सत्याग्रह था उसे बंद करना पड़ा। अब आप सोच रहे हो रॉलेट सत्याग्रह क्यों बंद करा, क्योंकि मेन तो भाई लोग तो भाई उसी चीज के लिए लड़ रहे थे जो कि ब्रिटिशर्स ने गलत किया था। पर ये मैंने आपको बात शुरू में भी बताई थी, महात्मा गांधी एक ऐसे इंसान थे जो कि हमेशा कहते थे कि अगर तुम्हें लड़ाई लड़नी है किसी से भी या किसी के भी खिलाफ जाना है तो तुम सच्चाई के साथ जा सकते हो, पर कभी भी ये नहीं है कि आपको मारना या दूसरे को सबक सिखाना जरूरी है उसके लिए। यह है रॉलेट एक्ट की मेनली जो इमेजेस है, जिसमें कि बुलेट मार्क्स दिखाया गया कि गोलियों के निशाने किस टाइप से थे, लोगों को कितनी ज्यादा चोट वगैरह लगी थी। और ये आप देख सकते हो जो सेकंड वाली जो नीचे वाली सबसे इमेज है, उसमें मेनली क्या था, लोगों को बीच में इकट्ठा कर दिया गया और सबको धनाधन गोलियां वगैरह शुरू हो गई थी। अगले इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि हम अगली वीडियो से शुरू करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक पिछले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स को जरूर देख लेना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी फुल प्लेलिस्ट के नाम से। बाकी उसमें आपको सारी वीडियोस जितनी भी पार्ट 4 तक है, मतलब कि पार्ट 1 2 3 4 वो सारी मिल जाएंगी। अगले में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने वाले हैं, तो इसलिए अगले पार्ट तक जरूर बने रहे। वीडियोस आपको जो मिलनी है वो वेडनेसडे और सैटरडे मिलने वाली है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए मेनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।